जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज हम पॉलिटी की इंट्रोडक्टरी क्लास चलाएंगे कि पॉलिटी क्या होता है। पॉलिटी जैसे कि राजनीतिक विज्ञान होता, हम और आप सभी जानते हैं। पढ़ाने से पहले हमेशा की तरह कुछ मोटिवेशन लाइंस। कि निकल पड़ो मंजिल की ओर, कि निकल पड़ो मंजिल की ओर, रास्ते चलना सिखा देते हैं। कहने का मतलब कि जैसे कि आप किसी भी प्रकार की मंजिल को लेकर चल रहे हो, जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई में किसी मंजिल को लेकर चल रहे हो, बिजनेस में भी आपकी मंजिल है कि भाई मैं मेरी दुकान इस इलाके की टॉप दुकान होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी दूसरे क्षेत्र में हो, बिल्डिंग वर्क का ठेकेदार हो, आप चाहते हो मैं इस इलाके का एक क्लास ठेकेदार बनूं, तो आपको कोई भी शुरुआत है, कोई भी स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप को शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि उसको कहते हैं कि इंतज़ार करने वालों को वही मिलता है जो मेहनत करने वाला छोड़ देता है। तो किसी भी काम में इंतज़ार नहीं करना। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलरी हो गई तो काज करोगे कब। तो किसी भी काम को स्टार्टअप में मतलब कि द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड द वर्क हाफ डन। मतलब जो पहला कदम होता है किसी भी काम करने में, वो आपको क्या बोलता है, मतलब आपको फर्स्ट में हल्का सा घबराता है, डराता है। लेकिन आप किसी काम को एक बार शुरू कर देते हो, एक बार पुश दे देते हो, तो वो स्पीड से चलने लगता है। अगर इसी का कनेक्शन आप अपन साइंस से जोड़ें तो अपना लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम क्या कहता है। अगर कोई चीज़ स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, अगर कोई चीज़ गतिमान है गतिमान ही रहना चाहती है। जैसे कि कोई इंसान, एग्जाम्पल के लिए कोई इंसान कोई काम काज नहीं कर रहा है, आलसी बेरोजगार है, तो वो एक स्थिर वस्तु है। अगर अपन न्यूटन के लॉ के हिसाब से कहें तो स्थिर वस्तु हमेशा स्थिर रहना चाहिए। और एक इंसान जो प्रोग्रेसिव है, कुछ भले आप छोटा सा स्टार्टअप दे दिया उसने, भले छोटी सी किराना की दुकान खोली, कुछ 5 साल 10 साल बाद वही आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक गतिमान वस्तु है, मतलब प्रोग्रेस कर ही रहा है, तो वो प्रोग्रेस करता ही रहेगा है। चलो मोटिवेशन हो गया, अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब होता है राजनीतिक विज्ञान। जैसे आप बातों बातों में सुना होगा कि ये तो राजनीति कर रहा है, ये तो पॉलिटिक्स की बात है। तो बस राजनीति की बात, पॉलिटिक्स की बात, ये जो सारी बातें हैं, वो बातें हम किस में करेंगे, इस राजनीतिक विज्ञान विषय में, जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। जब भी आप पॉलिटी की पढ़ाई करते हो, सबसे पहले क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। आप पूछोगे सर कि संविधान क्या होता है। संविधान का मतलब अगर अपन डेफिनेशन तो अपन बताएंगे ही। अगर हम समझें कि हर चीज़ की, हर घर की, जैसे अपना घर का एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे घर में भी कुछ नियम हैं, कानून हैं। क्या? अगर डेफिनेशन की बात करो तो कॉम्पाइलेशन ऑफ रूल्स, लॉज एंड ट्रेडिशंस। कॉम्पाइलेशन का मतलब कि किसी चीज़ को कॉम्पाइल कर दिया, मतलब एक वस्तु, मतलब उस सारी जानकारी को एक बुक में लिख दिया, रूल ऑफ बुक्स, एक किताब जिसके अंदर सभी नियम लिखे हुए हैं। तो कॉम्पाइलेशन ऑफ रूल्स, नियमों को कॉम्पाइल किया, जोड़ा गया, ऑफ लॉज, कानून, और ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन का मतलब आपकी परंपराएं। आप पूछोगे सर क्या अपनी परंपराएं भी संविधान है? हाँ। जैसे कि आप मौर्यों के समय की बात करोगे तो अर्थशास्त्र, मौर्यों की सारी जो नियम, जैसे कि मौर्य के समय राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी, टैक्स कलेक्शन कैसे होगा, किस प्रकार आपको राज्य व्यवस्था चलानी है, आसपास के पड़ोसी राज्यों से आपके राजनीतिक संबंध कैसे रहेंगे, तो ये सभी नियमावली, जो नियम कानून किसमें लिखे हुए थे, अर्थव्यवस्था में। तो जो कि चाणक्य के द्वारा लिखित थी। उससे पहले अगर हम संविधान में बात करें तो मनुस्मृति। तो ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर हम पीछे समय में चलें तो हमारे जो वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, हमारे वेदों में, वेद क्या है, वेदों में अपने नियम लिखे हुए कि इंसान को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। एक जीवन में 4 आश्रम होते हैं, गृहस्थाश्रम, उससे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, लास्ट में वामप्रस्थ आश्रम।
कि भाई आप 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, आपको शिक्षा ग्रहण करनी है गुरु जी के घर पे, मतलब आश्रम में जाके, उसके बाद आप गृहस्थ विवाह करोगे। मतलब इंसान की जो 100 साल की एज मानी गई है उसको 25-25 सालों में क्या डिवाइड किया गया है। तो आप पूछोगे सर आपने भी जो जानकारी दी, तो सर हर प्रकार का, मतलब जैसे अपना घर है, घर में भी अपना नियम है। जैसे पापा कहते हैं कि भाई आपको इतनी बजे उठना है, इतनी बजे पढ़ना है, अगर आपने उस नियम को पालन नहीं किया तो आपको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट किया जाएगा। मम्मी भी आपको कहेगी भाई आप सुबह उठते तुरंत अपने बिस्तर समेटो, उन्हें एक जगह व्यवस्थित रखो। तो ये क्या है, ये आपके घर के कुछ नियम हुए। ऐसे ही आप घर से बाहर निकलते हो तो सामाजिक भी नियम है, हम समाज के नियमों को तोड़ नहीं सकते। अगर आप समाज के नियमों को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, सामाजिक बहिष्कार मिलेगा। उसी प्रकार हम देश के संविधान पर आते हैं। तो देश का संविधान क्या है, तो देश का संविधान भी जो हमारे देश के निर्माण, मतलब संविधान के निर्माता थे, उन्होंने क्या किया, हमारे जो अर्थशास्त्र से नियम उठाए, दुनिया के संविधानों से क्या जो चीज़ अच्छी लगी, जो हमारे देश को चलाने के लिए अच्छी लगी, उस चीज़ को छांट छांट कर और अपना पूरा एक कॉम्पाइलेशन तैयार किया, जिसे हम देश का संविधान कहते हैं। तो क्या है संविधान, तो कॉम्पाइलेशन ऑफ रूल्स, लॉज एंड ट्रेडिशन। ये तो होगी संविधान की बात। आपका जो संविधान है, उस संविधान के प्रियम्बल में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। कौन कौन सी, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, हम भारत के लोग, भारत एक संघ है। अब आप पूछोगे सर ये संघ क्या होता है, देखो भारत तो हम जानते हैं भारत देश है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमारा जो भारत का जो जिस प्रकार में भारत का संविधान बन रहा था, मतलब भारत का नियमावली बन रही थी, भाई हम अंग्रेजों की चंगुल से तो आज़ाद हो गए, अब हम देश को किस प्रकार चलाएंगे। तो उस वक्त जैसे कि अपन 1947 की बात करें, तो जिस वक्त हमारे अंग्रेज जो हमारे तो क्या, तो अंग्रेज भारत को छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त हमारे भारत का भी संविधान बनने का समय आया। तो उस वक्त हमारे देश में क्या थी, कई सारी रियासतें थी, कई सारे राजवंश थे। भी जैसे कि मानते हैं अगर एक राजा अपने देश को छोड़कर चला जाएगा, जैसे कि अंग्रेज अपने देश के राजा थे और देश को छोड़ चला जाएगा, जो पुराने राजा थे वो क्या करेंगे, अपने क्षेत्र को वापस विस्तार करेंगे, भाई ये तो हमारे देश को छोड़ के चला गया। तो अब हमारे भारत के जो संविधान निर्माता थे, उनके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा कि हम इन देशी रियासतों को, राजवंशों को किसमें मिलाएं, हमारे देश में मिलाएं। तो हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनका सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे देश को एक करने में। उस वक्त हैदराबाद, जूनागढ़, हमारे राजस्थान की कई सारी रियासतें, उन सबको एक करके क्या करना था, एक देश का निर्माण करना था। एग्जाम्पल लें तो हम गुजरात का जो जूनागढ़ का एरिया है, वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। वहाँ का राजा, वहाँ पे लोगों से पूछा गया कि भाई भारत में जाना चाहते हो, पाकिस्तान में जाना चाहते हो, तो वहाँ के लोगों ने एक मुफ्त वोट दिए कि भाई नहीं, वी आर इंडियंस एंड हम इंडिया में जाना चाहते हैं। उसी प्रकार हैदराबाद के जो शासक था, राजा था, उसने मना कर दिया कि भाई मैं तो इंडिया में नहीं मिलूँ, मैं तो पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ का राजा मुस्लिम था। और उस वक्त 1947 की परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार पैदा हुई थी कि मुस्लिम लीग एक नए राष्ट्र की मांग की, जिसका आधार ही होगा धर्म के आधार पर देश बनेगा, इस्लाम के आधार पर। तो इस्लाम के मानने वाले लोगों को कहाँ जाना है, पाकिस्तान। और उस वक्त पाकिस्तान, जैसे कि आज के समय में पाकिस्तान जानते हैं अपने पश्चिम में पड़ता है, लेकिन उस वक्त दो पाकिस्तान बने थे। कौन से, आज का जो बांग्लादेश है उसको हम क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान, और आज जिस पाकिस्तान को हम जानते हो क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान। तो जिस प्रकार हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी देशी रियासतों का विलय किसमें किया, हमारे देश में किया कि भाई हम अब भारत में मिलना चाहते हैं। हमारे जोधपुर वाले भी किसमें मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में। तो उनको भी समझा बुझा कर कि भाई आप हमारे देश में रहो। तो कहने का मतलब यूं है कि सरदार वल्लभ भाई जैसे कि अपने भारत, जैसे कि हम भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, जिन हम नामों से जानते हैं, हमारी ये पावन भूमि,
अंग्रेजों के मतलब कह सकते हो कि अंग्रेजों के हाथों में आई, तो उन्होंने क्या किया भाई, हमारा जो पाकिस्तान, ये जो अलग अलग देश का निर्माण हुआ, इसमें भी अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई जाते जाते भी इनमें फूट डाल दो ताकि ये आपस में लड़ते रहें। तो जातिगत फूट डाल दी, धार्मिक फूट डाल दी, भाई हिंदू अलग मुसलमान अलग। क्या, तो हिंदू मुस्लिम जो ये दंगे हुए 1947 के समय, ये सब अंग्रेजों की देन थी। क्या, तो इधर से पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना, इस तरफ से अपना बांग्लादेश राज्य बना। तो उस वक्त एक रेड क्लिफ करके इनका अंग्रेजों का एक अधिकारी था। तो उस अधिकारी ने क्या किया, अपने हिसाब से भाई जो आज हम राजस्थान जिसकी जो बॉर्डर होता है किससे, पाकिस्तान से, उन्होंने क्या कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा उन्होंने भाई मार्कर से खींच दिया भाई कि ये रहा राजस्थान, ने इस साइड रहेगा पाकिस्तान। उस वक्त की तत्कालिक स्थितियों में आपके जम्मू कश्मीर का शासक चाहता था कि मैं अपने स्वतंत्र अस्तित्व में रहूं। तो उस वक्त पाकिस्तान के सेना ने कबालियों के फॉर्म में किस पे हमला कर दिया, जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर के तत्कालिक राजा हरि सिंह, जो कि डोगरा राजवंश के थे, उन्होंने घबरा कर तुरंत भारत सरकार से मदद मांगी कि हमें इन कबालियों से बचाओ जो कि हमारे देश में, हमारे मेरे इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। तो उस वक्त हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम आपकी हेल्प तो करें, लेकिन किस बेसिस पे करेंगे, आप हमारे देश के हिस्सा तो हो नहीं। उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ, आप विलय पत्र लाओ, मैं साइन करने का चाहता हूँ, मैं इंडिया का हिस्सा हूँ। तो हरि सिंह उस वक्त कबाली हमारे देश में, आज जो हमारा जो भारत है, उस भारत के, जैसे कि हम भारत का मैप बनना है ऊपर का, जम्मू कश्मीर का, तो ये भारत का मैप, ये ऊपर का जो इलाका है जिसको आज हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो 47 में हमारा जो कश्मीर है, अगर रियल बात करें तो हमारा 60% कश्मीर तो किसके पास में, पाकिस्तान के पास में, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। सिर्फ 40% ही हम वापस ले पाए। कैसे, तो जैसे कि हरि सिंह को भाई, उस वक्त हरि सिंह जो समझाया गया कि भाई आप हमारे यहाँ पर रह जाओ, लेकिन उस वक्त वो शासक क्या है, भारत की सरकार की बात नहीं मानी। क्या, जब हमला हुआ तो भाई भारतीय अपने क्या बोलते हैं उसको, भारत वालों ने भी पक्ष रखा कि भाई हम आपकी रक्षा करें, लेकिन किस आधार पर करें। रक्षा का आधार ये होना चाहिए भाई आप हमारे देश के हिस्सा हो तो हम आपके लिए लड़ सकते हैं भाई। तो उस वक्त उन्होंने तुरंत भारत में विलय होने का प्रस्ताव रखा और हमने मान लिया। तो हमारी भारतीय सेनाओं ने रिटेलिएट किया, किसको, कबालियों को। तो उस वक्त जैसे ही भारतीय सेना टकराई पाकिस्तान से, आपको पता है कि इंडियन आर्मी जहाँ उतर जाती है, चाहे पाकिस्तानी हो, चाइना हो, जो सी भी हो, उन्हें पीछे हटना है। तो हम टकराए कहाँ पर, जब तब तक तो वह 60% हिस्से पर बैठ चुके थे, लेकिन हमने 40% अपना हिस्सा बचा लिया। तो आमने सामने के युद्ध में हमने पाकिस्तान को भी सीमा में रोक लिया, भाई इससे आगे नहीं बढ़ने देंगे। उस वक्त यूएन की स्थापना हुई थी। जैसे कि हम जानते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 47 में। तो यूएन का कब स्थापित हो चुका था, 1948 में। यूएन क्या है सर, तो यूएन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका काम है विश्व में शांति स्थापित करना, मानवाधिकारों के लिए लड़ना। क्या, विश्व में चलने वाले व्यापार, कोई मतलब जैसे व्यापारिक झगड़े हैं, किसी के सीमा संबंधी झगड़े हैं, किसी के समुद्र की टेरिटरी को लेकर झगड़े हैं, उन झगड़ों में क्या एक मध्यस्थता का रोल प्ले करना और आपसी छोटे छोटे देशों को लड़ने से बचाना। और इसका क्या मोटो है, तो विश्व जिस प्रकार जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने किस पे हमला कर दिया, जापान पर, कि भाई यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में विध्वंस फैला दिया, कि भाई परमाणु बम डाल के लाखों लोगों की जान ले ली, तो दोबारा फिर परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं हो, उसके लिए किसकी स्थापना की गई, आपके यूएन की। अब यूएन में भाई भारत पाकिस्तान दो देश अलग हुए, लड़ पड़े कि भाई किसके लिए, मेन तो जमीन के लिए, कि वो ये जमीन हमारी है, वो कह रहे जमीन हमारी है। तो लड़ते लड़ते ये यहाँ पर है लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। आप पूछोगे सर ये एलओसी क्या होता है। देखो एलओसी का मतलब कि हमने पाकिस्तानी सेना को यहाँ पर रोक लिया,
भाई इससे आगे अपनी बढ़ोगे। उसके बाद में यूएन ने युद्ध विराम दे दिया। भाई हमारे देश के जो उस वक्त तत्कालिक जो देश के सबसे बड़े हम कहें तो जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यूएन में जाकर युद्ध विराम लिया, एक्सेप्ट किया और सेना यहाँ पर ठहर गई। तो आज जो एलओसी है, एलओसी का मतलब कि यहाँ पर आपकी बॉर्डर जो अपन जैसे मानेंगे यहाँ से पाकिस्तान है, कहाँ से मानते हैं यहाँ से, लेकिन रियल में हमारा इलाका कहाँ तक है, ऊपर तक है, हम वहाँ तक हमारा भारत है, लेकिन इन लोगों ने घुसपैठ की है हमारे। उसी प्रकार हम बात करें सीओके की, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, कब, 1962 में। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई हमारा भारत जिसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया, हम आज़ादी के बाद में आगे धीरे धीरे आगे बढ़े। हमारी जो इकोनॉमिक्स थी वो किसके ऊपर आधारित थी, एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित थी। हम उस वक्त एक न्यू बॉर्न बेबी थे, एक छोटे बालक थे जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तो अब 1962 के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे यहाँ के उद्योग धंधे इतने ताकतवर नहीं थे, हमारे पास में तकनीक के मामले में भी हम कमज़ोर थे। उस वक्त हमारे ऊपर हमला कर दिया चाइना ने। तो 1962 के युद्ध में चाइना ने हमसे ये हमारा एरिया छीन लिया। जैसे कि आप पेंगोंग त्सो लेक विवाद, जो विवाद सुनते हो, ये यहाँ का है, कहाँ का, लद्दाख का विवाद। तो ये तो हो गई आपके एलओसी की इसकी बात, जो कि मैंने आपको पूरा पीछे का परिपटल बताया कि भाई किस प्रकार हमारा देश किन परिस्थितियों को झेलता हुआ आज़ाद हुआ। तो उस वक्त हमने क्या किया, हमारे देश के संविधान का निर्माण किया। तो संविधान क्या होता है, कॉम्पाइलेशन ऑफ रूल्स एंड लॉ। अब उसी प्रकार आपको हमारे संविधान में कुछ शब्द मिलेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर। जिस प्रकार धर्म के आधार पर किसका निर्माण हुआ, पाकिस्तान का, उसी प्रकार हमारा भारत जो था वो धर्म के आधार पर निर्माण नहीं हुआ। इसका आधार था कि सभी धर्मों का सम्मान होगा, सभी धर्मों को बराबर हम इज्जत देंगे, बराबर रेस्पेक्ट देंगे, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को हम क्या नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे। तो ये जो मैंने बात की उसी को हम कहते हैं सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब इसमें कई सारा विवाद है, कोई कहता है धर्मनिरपेक्ष इसका अर्थ है, कोई कहता है पंथ निरपेक्ष अर्थ है, लेकिन रियल में हमारे संविधान में जो सेक्युलरिज्म का जो रियल अर्थ है वो पंथ निरपेक्ष है। क्या पंथ निरपेक्ष। उसी के बाद में आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी। अब आप पूछोगे सर समाजवाद शब्द का अर्थ क्या होता है। देखो समाजवाद का अर्थ होता है कि जिस प्रकार कार्ल मार्क्स जो विद्वान थे, दार्शनिक, उन्होंने कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए क्या और पाने के लिए पूरा विश्व है। तो ये जो विचारधारा है जो कि समाजवाद कहलाता था, उससे वह लेनिनवाद में बदला। लेनिन ने किस पे काबिज मतलब एज अ किंग के फॉर्म में किस पे काबिज हुआ, अपने इस पे रशिया पे। यही माओवाद, यही जो आपका समाजवाद है किसमें बदला, लेनिनवाद में। देखो चीज़ वही थी, लेनिनवाद से बदला माओ जेडॉन चाइना में माओवाद, जिसको आप कम्युनिज्म इन नामों से जानते हो क्या। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या होता है कि देश में मौजूद सभी रिसोर्सेज, सभी आय के साधन, जिससे आय होती है उसको क्या बराबर मात्रा में वितरण, बराबर लोगों में, जैसे 100 लोग हैं किसी गांव में, 100 जमीनें, 100 बीघा जमीन है, तो उस 100 बीघा जमीन को एक एक बीघा के फॉर्म में हर किसी को मिलना चाहिए। आय का साधन का बराबर वितरण होना चाहिए, ये समाजवाद कहलाता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है, हमारा भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। स्टेट्स का मतलब देखो जब हम पॉलिटी में स्टेट शब्द पढ़ते हैं, स्टेट का मतलब आपसे पूछोगे सर, आप कहोगे सर राजस्थान, सर हरियाणा। देखो यहाँ पर जब पॉलिटी में स्टेट का मतलब क्या होता है, कंट्री। जैसे कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, क्रीड। तो कहने का मतलब राज्य जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं करेगा। तो यह जो स्टेट शब्द का मतलब है तो वो भारत देश से है कि भारत आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमारे देश के अंदर
भाई एक स्टेट, जैसे हमारा पूरा भारत में 28 राज्य हैं, तो इन राज्यों से बनकर हमारा बना है कौन? भारत। तो लेकिन हमारे स्टेट चाहें कि हम खुद का फैसला लें तो नहीं, हमारा जो मेन पावर सेंट्रल पावर है, जो मेन फैसले लेगा कौन लेगा? सेंटर लेगा। स्टेट एक सब उसकी सब यूनिट है। लेकिन इसी के पक्ष में हम अमेरिका में बात करें तो स्टेट का खुद का, जैसे कि आपको पता है 50, अमेरिका को क्या कहते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स, उनमें क्या है, हर राज्य का अपना अलग संविधान होता है, अपने अलग कानून होते हैं, लेकिन वो सब राज्यों का क्या यूनियन है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे अंदर यूनियन ऑफ स्टेट्स जरूर है, लेकिन स्टेट सेंटर की सब यूनिट है। जैसे कि विदेश पर हमला करना है, विदेश से युद्ध लड़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन, इसका फैसला आपका राज्य नहीं करेगा, केंद्र सरकार करेगी। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का और हम अर्थ समझे तो हमारा, जैसे कि हर राज्य का अलग संविधान नहीं है। जैसे संविधान की बात करें तो जो हम धारा 370 में पढ़ते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के पास में खुद का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था और खुद का अलग झंडा भी था क्या, तो जिसको तो अब तो खत्म कर दिया गया क्या। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब कि अमेरिका में सिस्टम है, अगर वो स्टेट चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकता है, लेकिन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में स्टेट अपने खुद के फैसले संप्रभु नहीं है, वो खुद के फैसले खुद नहीं ले सकता। मेन पावर सेंट्रल की पावर है, वो खुद चाहे कि मैं भारत से अलग हो जाऊं, नहीं हो सकता। तो ये अमेरिका के इस यूनियन ऑफ स्टेट्स में और अपने यूनियन ऑफ स्टेट्स में ये अंतर है। तो जैसे कि आप यूनियन स्टेट्स के, जैसे आप किसी प्रकार का फॉर्म भरते हो पुलिस का, पटवारी का, तो आपको नेशनलिटी पूछता है कि नेशनलिटी क्या है, आप उसमें नेशनलिटी राजस्थान नहीं भरते हो। लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई शख्स आपके अमेरिका में फॉर्म भरेगा तो वो क्या भरेगा? भी टैक्सेस का रहने वाला हूँ, वॉशिंगटन, जो भी इनके स्टेट्स हैं वहाँ का रहने वाला हूँ। हम नेशनलिटी में पढ़ते हैं इंडियन, समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर आपने स्टेट तो कह दिया, लेकिन स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब ये होता है, क्या होता है स्टेट? स्टेट का मतलब एक कंट्री जिसकी खुद की क्या हो? गवर्नमेंट हो, उसके वो सॉवरेन हो, उसकी खुद की टेरिटरी हो, पॉपुलेशन। सर ये आप समझ तो गए, लेकिन समझ में नहीं आया सर क्या सिस्टम है ये। तो देखो समझने का मतलब, देखो पहला शब्द आता है जी, गवर्नमेंट। तो स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसा भूभाग, एक ऐसी टेरिटरी, एक ऐसा इलाका जिसकी खुद की क्या हो? सरकार हो, वह सॉवरेन हो। सॉवरेन का मतलब संप्रभु हो, खुद के फैसले वह खुद लेता हो। जैसे कि हम सॉवरेन का मतलब, जैसे मैं कहूँ कि मैं सॉवरेन हूँ, तो कहने का मतलब अपने मर्जी के कपड़े, मैं अपने मर्जी के जूते, अपने मर्जी से जीऊँ मैं, मतलब किसी की बात मतलब किसी की राय लूँगा, वो नहीं कहते राय सबकी लेनी, सुनना सबका, करना अपना। तो सॉवरेन का मतलब ये, जैसे कि अगर हमें अपने पड़ोसी देश पर हमला करना है, पड़ोसी देश से हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होंगे, हमारे देश के इंटरनल कानून क्या होंगे, हमारे देश के इंटरनल फैसले क्या होंगे, कौन सा एक्ट हमारा भारत पारित करेगा। जैसे कि अभी हाल ही में एक्ट आया आपके कि एक्सीडेंटल मतलब कि हिट एंड रन केस की, मतलब जैसे कि जो लोग सड़क पे चलने वाले शख्स को टक्कर मार के चले जाते हैं, पहले क्या था कि जैसे प्राइवेट बसें, प्राइवेट गाड़ियाँ वाले होते थे, तो जो मालिक होता था उस पर सारा केस लगता था कि भाई आपके ड्राइवर ने ठोक दी, तो ड्राइवर बच जाता था हमेशा। तो अब जो नया कानून में संशोधन आया है उसमें क्या है कि भाई आप ड्राइवर को भी फंसाया गया है, भाई मतलब लपेटा गया है कि भाई ठोकने वाला मैन तो तू है क्या, मालिक तो घर पे बैठा है। तो बाद में हरजाना वरजाना सभी किसको भरना पड़ता था? आपके मालिक को भरना पड़ता था। अब क्या है कि ड्राइवर को भरना पड़ेगा भाई क्या, क्योंकि मेन घड़ी तो आपके हाथ में। अगर आपको सजा नहीं दी जाएगी तो आप स्वच्छंद हो जाओगे। तो सजा क्या है कि भाई चाहे ड्राइवर हो, जैसे कि आपने किसी को कार दी, भाई तू चला, तो केस आप पर भी बनेगा, लेकिन उस शख्स को भी जेल जाना पड़ेगा जो चला रहा है आपकी बाइक, कार। तो उसमें क्या 10 साल का सजा और 10 लाख जुर्माना, 7-8 लाख जुर्माना, ऐसा समथिंग कुछ है। तो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि स्टेट वो सॉवरेन होना चाहिए, टेरिटरी
उसका पर्टिकुलर भूभाग होना चाहिए। भूभाग का मतलब जैसे हमारी इंडिया का हम नक्शा बनाते हैं तो चारों तरफ जो हम बाउंड्री बनाते हैं वो क्या है, हमारी टेरिटरी है। टेरिटरी का मतलब हमारा क्षेत्र। अब पॉपुलेशन, उस स्टेट की क्या होनी चाहिए, फिक्स पॉपुलेशन होनी चाहिए। जैसे हम इंडिया की बात करें पॉपुलेशन के मामले में हम ओवरटेक कर चुके हैं किसको, चाइना को। दुनिया का नंबर 1 कंट्री जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है, हम इंडिया वाले। तो स्टेट समझ लिया हमने कि स्टेट क्या होता है पॉलिटी में। अब आता है जो राज्य होता है, जैसे कि अब हम जैसे संविधान की बात करें तो हमारे संविधान के 3 सबसे बड़े तत्व कौन से हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। व्हाट इज जुडिशरी, तो जुडिशरी इज द institution of government which has the right to review the all laws which are made by our parliament, review it, उस पर नज़र रखना, भाई उसमें फेरबदल करना कि क्या वह आपके संविधान के अनुसार है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसने खत्म करने का भी अधिकार है किसको, हमारे सुप्रीम कोर्ट को। जुडिशरी में क्या आ गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये जो न्याय संबंधी सारा मामला है, लोगों को न्याय देना, अपराधी को सजा देना, वो किस में आता है, जुडिशरी में। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में क्या आता है, लेजिस्लेचर में आपकी संसद, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, सांसद, ये सब किस में आते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव में। तो एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ बनाना, कानून बनाना। संसद का क्या काम है, कानून बनाना। तो और एक आता है एग्जीक्यूटिव पे, आपने कानून तो बना दिया, जैसे कि सड़क पर कानून बना दिया कि भाई जैसे कि आपके कि जो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हिट एंड रन वाला केस का एग्जांपल दिया, तो इसको सिर्फ कानून बना देने से, जैसे कि आपने कानून लिख के रख दिया कागज में, भाई ये कानून है, भाई कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए, मनवाने के लिए आपको क्या ऑथोराइज्ड बॉडीज लगानी पड़ेगी। कौन लगानी पड़ेगी, पुलिस लगानी पड़ेगी। जैसे कि आपके ट्रैफिक रूल्स बना दिए कि भाई जो आदमी हेलमेट नहीं पहनेगा उसको 2000 5000 का चालान बनेगा। तो आपने तो रूल बनाकर रख दिया किसी बुक में, तो क्या उसको मात्र रूल बनाने से वो धरातल पर थोड़ी आता है। तो धरातल पर लाने के लिए आपको क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, आपके पुलिस आती है, आपके कलेक्टर, एसडीएम। अगर शिक्षा विभाग में एग्जीक्यूटिव को, तो आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये क्या एजुकेशन के एग्जीक्यूटिव हैं। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर जैसे कि अब आपकी पुलिस प्रशासन ने कानून बन गया कि भाई हेलमेट नहीं पहना है तो आपको 5000 का चालान देना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति है भाई, उसको कानून मनवाना, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, कि भाई उस शख्स पे क्या करना है, लॉज का एनफोर्समेंट करना है कि वो अब इन कानूनों को माने। ये रहा आपका एग्जीक्यूटिव। भी आपने नहीं पहना तो ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहेगी, आपको भाई साइड में खड़ी करो, या तो चालान भरो, चलो क्या। तो जो शख्स आपके सामने है पुलिस के फॉर्म में, वो क्या आपका एग्जीक्यूटिव है। तो वापस सुनो कि the 3 pillars of our constitution, we can say that the executive, judiciary and the legislature. What is the work of legislature? The work of legislature is to make laws for the country. And what is the work of judiciary? Judiciary has the right to review on the laws, acts which are formed by the executive, for legislature, and it has rights to see if they are according to our constitution or not. And the third pillar is the executive. It is the body of government which has right to enforce the laws made by legislature. We can say that on the ground zero, they are enforced and applied. For today it is enough. After that we will study about further in detail in our in polity.
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।